हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेस मैन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसे कि हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि जो यूरोप में एक फ्यूडल सोसाइटी थी, अब वो कहीं ना कहीं एक मर्केंटलिज्म की तरफ चल रही है कि ठीक है, अब हर एक इंसान जो एक पहले सर्टन नंबर ऑफ पीपल ही ट्रेड करते थे, प्रॉफिट कमाते थे, बट अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या फिर जो लोग ट्रेड करना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे, तो अब वो इंडिपेंडेंट है, उनके पास खुद की लिबर्टी है, फ्रीडम है, या फिर अब वो ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि बहुत ऐसे पर्सन जो ट्रेड करना चाहते हैं या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो अब नई न्यू एवेन्यूज़ ढूंढते हुए वो अलग अलग रीजन जाते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, जहाँ भी उनको रॉ मटेरियल मिले, मार्केट्स मिले, ठीक है, तो अब वहाँ मूव करना शुरू करते हैं। तो हम अब इस पार्ट में ये देखेंगे वो यूरोपियंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। तो यूरोपियंस जो मैंने इसमें मार्क किए हैं, पोर्तुगीज़ हैं, डच है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। देखिए, मैंने जो हमारा पार्ट 1 था उसमें डेन्स भी थे, ठीक है। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखूँ तो पहले पोर्तुगीज़ थी, डच, इंग्लिश, फोर्थ पे डेन्स और फिर लास्ट फ्रेंच आते हैं, ठीक है। डेन्स इतने ज़्यादा कुछ रिमार्केबल उनका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। तो चलिए ठीक है, अब हम एक बार जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो पोर्तुगीज़ से याद रखिएगा 1498 में वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते कैलिकट आते हैं। जमोरीन वहाँ के रूलर होते हैं और उन्होंने उनका स्वागत किया है, बट 1503 में पोर्तुगीज़ ने अपने आप पहला फैक्ट्री कोची में डाला था, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले जो गवर्नर थे वो डी अल्मीडा थे, ठीक है, बट जो उनके रियल फाउंडर थे पोर्तुगीज़ के, वो एल्विक्रिक थे। मैं एल्विक्रिक के बारे में थोड़ा बता दूँ। 1509 में आप देखिए, जो बीजापुर थे उनसे वो गोवा वाला रीजन जीतते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप शुरू से ही देखें तो पोर्तुगीज़ वहीं इस्टेब्लिश है टिल 1961 तक, ठीक है। तो ये कुछ पोर्तुगीज़ का हिस्ट्री था। देखिए, पोर्तुगीज़ जब आए थे तो जो अरब थे वो कहीं ना कहीं अरेबियन सी वाले रीजन में कहीं ना कहीं उनका एक मोनोपोली आप बोल सकते हैं कि ट्रेड में उनका एक अधिकार था, बट पोर्तुगीज़ आते हैं और उन्होंने अरब को कहीं ना कहीं हराया था। तो अब उस वाले रीजन में पोर्तुगीज़ का दबदबा था टिल 1620 तक। ओके, बट उसके बाद फिर जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको कन्फाइन कर दिया कि ठीक है, आप गोवा दमन दीव तक ही रहेंगे। तो ये पोर्तुगीज़ का था। डच बैटल ऑफ बदारा जो 1759 में हुआ, उसके बाद उनको भी इंडिया से खरीद दिया गया, और फिर वो इंडोनेशिया सुमात्रा वाले रीजन में ही जाके रहते हैं, ठीक है। तो इस बट डच का याद रखिएगा 1605 में इनका पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं। मसूलीपट्टनम में सबसे पहले फैक्ट्री पोर्तुगीज़ ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं फ्रेंच का। तो फ्रेंच 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रेंच की थी वो इस्टेब्लिश हुई, बट इंडिया में 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री सेटअप की, वो सूरत में, और सेकंड फैक्ट्री इनकी थी मसूलीपट्टनम। ध्यान से सुनिएगा, मसूलीपट्टनम 3 जगह आएगा। इंग्लिश ने भी अपनी पहली फैक्ट्री 1609 में वो सूरत में इस्टेब्लिश की, बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की, तो उसका आंसर भी मसूलीपट्टनम होगा। फ्रेंच ने भी साउथ में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की, तो वो भी आपका आंसर मसूलीपट्टनम आएगा, ठीक है। चलिए, बट मसूलीपट्टनम में सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश सॉरी सेटअप की थी वो पोर्तुगीज़ ने की थी। ओके, तो ये मैंने कुछ फ्रेंच के बारे में बताया है, पोर्तुगीज़ के बारे में बताया, डच के बारे में। इंग्लिश के बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हम पे रूल किया था। ओके, देखिए, जो ब्रिटिशर्स 1600 में एक चार्टर क्वीन के थ्रू लाया गया, ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया गया कि आप, आपके पास मोनोपोली है कि आप जाइए ईस्ट में, आप ट्रेड करिए। ओके, फिर कैप्टन हॉकिंस आते हैं। उन्होंने एक दो बार ट्राई भी किया, बट एक दो बार उनको परमिशन मिला नहीं, ठीक है, अंडर द प्रेशर ऑफ पोर्तुगीज़। मतलब पोर्तुगीज़ ने मुगल एम्पायर को जो भी प्रेशराइज किया था कि आप अभी मत दीजिए इनको परमिशन, जिससे कि हमारा एक कंटेंशन हो या फिर एक कंटेंटर आए इंडिया में उनके लिए। बट अल्टीमेटली उनको परमिशन मिलता है कि सूरत में वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करे। बाद में थॉमस रो भी आते हैं, उन्होंने भी परमिशन लिया, जहांगीर थे उस टाइम पे मुगल एम्पर। ओके, तो ये था इंग्लिश। जो मुझे आपको ये बताना था, देखिए,
सिक्सटीज 1690 के आसपास जब औरंगजेब रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो कस्टम ड्यूटीज़ होती है, ट्रेडिंग ड्यूटीज़ होती है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं एग्जम्पशन मांगी थी और जहांगीर ने दिया भी था। अब वो जहांगीर को, ठीक है, वो एक कुछ सर्टन नंबर ऑफ मतलब सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दिया गया, जिसकी वजह से देखिए ये अल्टीमेटली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहांगीर ने उनको एग्जम्प्ट कर दिया कि आप कोई कस्टम ड्यूटी या ट्रेड ड्यूटी पे नहीं करेंगे। और वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेड और ये सारी चीज़ें ये बंगाल वाले रीजन में होता था। और जो वहाँ के लोकल रूलर थे, ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे, उनका जो रेवेन्यू था वो कहीं ना कहीं गिर रहा था, उनके रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो एग्जामेशन था ये इसको मिसयूज भी कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है। तो हम अगर सीखने और पढ़ने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखिए जब एक सेंट्रल पावर है, ठीक है, और जो भी लोकल रूलर्स हैं या लोकल पावर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो एक अलग कोई कंपनी या एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, वो उसको कहीं ना कहीं मतलब मिसयूज करेगा, और जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। तो बंगाल के रूलर्स कई बार बोलते भी थे, अगर आप यही देखें जो फोर्टिफिकेशन होता है, या फिर आप देखेंगे 1717 में जो फारूक शेर थे, उनसे उन्होंने एक दस्तक ट्रेडिंग फरमान भी ली थी, और ये भी परमिशन ले लिया था कि हम अपनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी आके करेंसी प्रिंट कर रही है, और जो सेंट्रल रूलर हैं फारूक शेर, जो उस टाइम पे मुगल एम्पायर थे, वो उनको परमिशन भी दे रहे हैं। तो जो लोकल मतलब बंगाल के नवाब कहीं ना कहीं उस टाइम भी एक मुगल एम्पायर का कहीं ना कहीं दबदबा था पूरे इंडिया में, तो वो उसकी बात मानेगा ही। जब भी नवाब बोलते थे कि ठीक है आप टैक्स पे कीजिए, या जो भी आप ये मिसयूज़ कर रहे हैं आप नहीं कर सकते, तो ब्रिटिशर्स बहुत बिना किसी हेजिटेशन के बोल देते थे, हम तो जी मुगल एम्पायर ने हमको परमिशन दिया है, तो आप कौन होते रोकने वाले। तो अल्टीमेटली वो चैलेंज नहीं करना चाहते थे जो सेंट्रल अथॉरिटी था, तो इस वजह से भी एक टाइम ऐसा है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता गया, और फिर हम बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यही है कि जो लोकल रूलर्स हैं और जो सेंट्रल है, जो बड़ी पावर है, बड़ी छोटी कोई पावर नहीं होती है, हम जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत अच्छे से हमें रन करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसा इंग्लिश के बारे में था। ओके, जैसे मैंने फ्रेंच के बारे में बताया कि पोर्तुगीज़ कहीं ना कहीं कन्फाइन हो चुके हैं, डच हरा दिए गए हैं, डेन्स अपनी सारी टेरिटरी बेच के जा चुके हैं, अब फ्रेंच और इंग्लिश बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंच भी वही एम्बिशंस के साथ आया हुआ है, जो उन्होंने देखा कि डच ट्रेड कर रहा है, उनका नेबर कंट्री जो इंग्लिश है वो भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लोग भी इंडिया आते हैं इसी एम्बिशन से कि हम भी कुछ ट्रेड कर सकें। तो यही सारी चीज़ें कि अब इंडिया में दो मेन कंटेंडर है, ठीक है। अब इनके बीच में यही है कि एक गोल है, सॉरी, कोई भी एक सीट है और उसके लिए दो कंटेंडर है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होगी, ठीक है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं कार्नेटिक वॉर बोला गया। अब देखिए कार्नेटिक जो रीजन है, ये आपका सदर्न इंडिया मद्रास वाला रीजन था, ठीक है। कार्नेटिक का जो कैपिटल था वो एराकोट था, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ रीजंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्नेटिक वॉर हुआ क्यों। तो इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखिए ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है, ये 1740 टू 1748 के बीच तक हुआ। ये जो सक्सेशन वॉर था, इसका इम्पैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं, यूरोप में ही नहीं, आपको नॉर्दर्न अमेरिका में भी दिखेगा। अब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रिया जो आज का एक छोटा सा कंट्री है, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा एम्पायर था, हैब्सबर्ग डायनेस्टी उस पर रूल किया करती थी। उस टाइम पे जो थेरेसा थी, क्वीन थेरेसा को बनाने की बात की गई थी, किसी इनको क्वीन बनाया जाएगा, बट फ्रेंच कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट थे, और डच और जो इंग्लिश थे वो फेवर में थे। अब वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है। तो मेन यही था कि मारिया थेरेसा जिनको क्वीन बनाने की बात की गई थी, और वो बनी भी थी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में कौन था? फ्रेंच, और इनके फेवर में कौन था? डच एंड ब्रिटिशर्स। तो आप ब्रिटिशर्स, और याद रखिएगा कि एक ये था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, 7 ईयर वॉर। देखिए 7 ईयर वॉर भी आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ, ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, तो उस टाइम पे आप कनाडा जो क्वेबेक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंच टेरिटरी को कहीं ना कहीं सब्जुगेट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और जब वो क्या कहते हैं, जब ट्रीटी साइन हुई तो ब्रिटिशर्स ने उनको रिटर्न कर दिया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कनाडा में, कनाडा के कुछ पार्ट तक, कुछ पार्ट में आपके फ्रेंच रूल कर रहे थे, ठीक है, उनकी कॉलोनीज थी,
और जो अमेरिका के जो 13 स्टेट थे वहाँ पे जो रूल कर रहा था उनकी कॉलोनीज कौन थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी वो, ठीक है। तो अमेरिकन ब्रिटिशर्स से ये बोलने लगे कि आप हमको इंडिपेंडेंस दीजिए, आप जाइए। तो जो अमेरिकन थे उनको कहीं ना कहीं फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं से वहाँ धक्का लगे, क्योंकि वहाँ से आप देखिए कॉटन वगैरह, ठीक है, वो रॉ मटेरियल अमेरिका से मिला करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो रॉ मटेरियल है उनको कहीं ना कहीं एक धक्का लगेगा अगर वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के हाथ से चली जाती है, ठीक है। तो वो 7 ईयर्स वॉर आप देखेंगे तो 1756 से लेके 1763 तक चला, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स वॉर था। तीसरा रीज़न, कमर्शियल मोटिव कन्वर्टेड इनटू द इम्पीरियलिस्टिक थॉट। देखिए पहले जो एक ट्रेड जो हम देख रहे थे कि जो यूरोपियंस है, चाहे वो डच है, फ्रेंच है या इंग्लिश है, वो कमर्शियल मोटिव के लिए जा रहे हैं कि उनको ऐसा कुछ पॉलिटिकल पावर नहीं बनाना, सॉरी गेन नहीं करना, या कोई कॉलोनीज नहीं बनानी, सिर्फ उनको ट्रेड करना है, अपने बुलियंस एक्यूमुलेट करने हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। बट जब ये फ्रंट पे फ्रंट खुलते रहे, एक नए नए रीजन्स आते रहे लोगों को फाइट करने का, तो ये चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सक्सेशन वॉर ये एक पॉलिटिकल मुद्दा था। तो सिर्फ कमर्शियल मोटिव से अब इम्पीरियलिस्टिक की, देखिए कमर्शियल में सिर्फ ये होता है कि आप ट्रेड करिए, पूरा आपका जो मेन एम है वो सिर्फ पैसा है कि आप पैसा कैसे अर्न करते हैं, ओके। बट इम्पीरियलिस्टिक में है कि आप पॉलिटिकल पावर भी चाहते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर रूल भी करना चाहते हैं, कॉलोनीज बनाना चाहते हैं। तो जो एक कमर्शियल मोटिव था वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था कार्नेटिक वॉर होने का, ओके। फोर्थ, पेटी पॉलिटिक्स। देखिए मैं इसके बारे में यही समझा देता हूँ, जो मैंने आपको निज़ाम बताया, ठीक है, जो हैदराबाद वाला रीज़न है, ये निज़ाम वही है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह मुग़ल एम्परर थे, ठीक है, जो फारूक सियर को हटा के बनाया गया था। तो ये निज़ाम वो वही है, वो निज़ाम आते हैं हैदराबाद में, अपना पावर इस्टेब्लिश करते हैं, और जो कार्नेटिक वाला रीज़न था, ठीक है, वो भी उनकी सब सुजनिटी एक्सेप्ट कर चुका था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हैदराबाद के जो निज़ाम था उनका दबदबा था कार्नेटिक वाले रीजन में, ओके। तो निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उनके सन थे नासिर जंग और उनके ग्रैंड सन थे मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो जो निज़ाम थे उनको कहीं ना कहीं आपका निज़ाम को फ्रेंच सपोर्ट किया करते थे, और जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उसको ब्रिटिशर सपोर्ट करते थे, ओके। तो कहीं ना कहीं आप नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में थ्रोन की एक कॉन्टेस्ट शुरू हुई कि वो निज़ाम बनेगा, वो निज़ाम बनेगा। और सेम कार्नेटिक का जो कैपिटल था एयरकोट, वहाँ पे जो अनवरुद्दीन थे, अब उस कार्नेटिक के जो नवाब बनना चाहते थे चंदा साहिब, और इसको सपोर्ट किया करता था फ्रेंच। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक लोकल रूलर को हटा के किसी और को बैठाना, ये उनका एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट था कि ठीक है, अगर मैं इसको बना दूंगा तो ये मेरा पपेट होगा, मैं अपने टर्म्स कंडीशन इससे कहीं ना कहीं फुलफिल करवा पाऊंगा। तो ये सारी रीज़न थे, ठीक है, ओके। वीक मुगल एम्पायर। देखिए अगर मुगल एम्पायर स्ट्रांग होता, तो जो आप बंगाल में आप देखिए, ये जो कार्नेटिक वॉर होने से पहले, ठीक है, या फिर कार्नेटिक वॉर जो मतलब थर्ड से पहले आप देखिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ, या फिर ये देखिए जो इंडिया में किसी न किसी रीज़न पे जो ब्रिटिशर्स है या फिर जो फ्रेंच है वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वीक है, जो सेंट्रल पावर कहीं का वीक है। अगर देखिए अभी भी ये है कि दो स्टेट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें सेंटर का बनता है इंटरवेन करना और उन दोनों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे अपनी पूरी दबदबा चलाएं, दोनों को अच्छे से जो एक मिड पाथ हो वो एक सॉल्यूशन निकाला जाए, ओके। तो सेंटर का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ये तो हम आज के टाइम की बात करते हैं, सेम ये है कि मुगल एम्पायर अगर स्ट्रांग होता तो शायद ऐसे सिचुएशंस आते ही नहीं। राइवलरी बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश। देखिए ये एक नेचर है, ठीक है, अगर एक स्वभाव है कि ठीक है, अगर हम पहले से ही एक नेगेटिव मतलब हम कुछ भी फ्यूचर में करना चाहते हैं या हमारे कुछ प्लान्स है, बट हम सोच रहे हैं कि ये एक एंटिटी हमारे लिए एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है या फिर हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी फ्यूचर में, तो जैसे ही वो हमारे सामने आती है तो हम बहुत एग्रेसिवली उसको एड्रेस करते हैं। तो अब कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो वो भी करेगी। तो ये चीज़ है कि एक राइवलरी नेचर अगर या राइवलरी रिलेशन है, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान को देखिए, ठीक है, या फिर हम तो ठीक है, हम चीज़ों को इजी लेके चलते हैं, बट उनका यही है कि नहीं, हमें तो एग्रेसिवली ही रिस्पॉन्ड करनी है। तो ये एक नेचर था कि फ्रेंच इंग्लिश के बीच में एक उनके रिलेशन जो एक राइवलरी था, ओके।
अब हमने ये जो देखा कि रीजंस क्या थे कार्नेटिक वॉर होने का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो, या फिर कोई भी GS1, तो या फिर आपका ऑप्शनल पेपर है, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आपको डायरेक्ट वहाँ लिखना है, ठीक है। या फिर आपको भी कुछ लग रहा है तो आप अपने आइडियाज़ के थ्रू भी इनको लिखा जा सकता है। तो ये कुछ रीज़न था जो कार्नेटिक वॉर होने का। ओके, अब कार्नेटिक वॉर, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं आपके सामने अभी फर्स्ट बताता हूँ। 1744 से 1748 के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ। देखिए रीज़न यही था कि इंडिया में पावर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना। देखिए उस टाइम पे ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर था वो बहुत एम्बिशियस था, ठीक है। मैंने बहुत एम्बिशियस इसलिए वर्ड यूज़ किया। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसा सोच के नहीं आए थे कि हमें इंडिया में रूल करना है, हमें इंडिया को कॉलोनीज बनानी है। वो बस अपनी जो एक मोटिव था कि ट्रेड करना है, और उसके लिए जो बैरियर्स आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं वो लोग एलिमिनेट कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि फेवरेबल कंडीशन, वो ऐसा जो भी उनका एक एक्शन हुआ करता था कि जब कंडीशन जैसे हुआ करती थी उस हिसाब से चला करते थे। वो पहले से नहीं सोच लेते थे कि, अगर आप ज़्यादातर आप देखें तो वो पहले से नहीं ये प्रीडिफाइन करते थे कि हाँ हमें ये जीतना ही है, या कुछ ऐसा कुछ हमें करना है, ठीक है। वो कंडीशन बनता था उस हिसाब से फिर वो अपने प्लान्स बनाते थे। जैसे कि आप देखें तो पहले वॉर करते थे, वॉर के बाद लगता था कि ठीक है वो भी उनसे ज़्यादा मतलब थोड़े वीक हैं, तो ट्रीटी पे आ जाते थे। ट्रीटी करने के बाद इंटरनल बहुत ऐसी चीज़ें पता लगना, ठीक है, जिससे कि अब उनको हरा सकते तो फिर से वॉर करते थे वो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर वो, अगर ट्रीटी से ही काम चल रहा है तो ट्रीटी से ही अपना दबदबा बना के रखते थे। तो ये कुछ ब्रिटिशर्स का एक आप देखेंगे, पूरा आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके टैक्टिस था, ओके। बट मैं डुप्लेक्स को इसलिए ओवर एम्बिशियस कि वो आते ही अपनी चीज़ें, या जैसे कहना कि एक फेवरेबल कंडीशन बनानी और उससे पहले ही किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको समझाया कि जब डुप्लेक्स आए तो वो मद्रास वाले रीजन को प्रॉपर कैप्चर करना चाहते थे ताकि उनकी ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो ट्रेड वो ज़्यादा बढ़ा सके। तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था, ठीक है, ये आपको लगा लीजिए पौंडीचेरी के आसपास था, ठीक है, मद्रास वाले रीजन में। इन्होंने उसको कहीं ना कहीं सीज कर लिया। अब इसके रिटेलिएशन में इंग्लिश ने क्या किया कि जो पौंडीचेरी फोर्ट था वो कर लिया सीज की, ठीक है। मतलब वही है टिट फॉर टैट कि आप हमारे फोर्ट को कर रहे हैं तो हम आपके फोर्ट को करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि इनके बीच में एक फाइट होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अगर आप देखें तो फ्रेंच कहीं ना कहीं विनर थे, ठीक है। तो अब यही हुआ कि एक एक्सला चैपल या ट्रीटी ऑफ मद्रास भी बोला जाता है, ये ट्रीटी साइन हुई दोनों के बीच में। और जो भी इन्होंने टेरिटरी एक दूसरे की सीज की थी वो लौटा दिया, ठीक है। तो जो मैंने आपको क्वेबेक जो कनाडा में है, वो टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स ने लिया था वो भी इसी ट्रीटी के अंडर ही उनको फ्रेंच को रिटर्न किया गया था। ओके, तो ये था कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर देखिए तो जो मैंने आपको रीज़न बताया था कि जो एक इंटरफेरेंस था लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है, कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, और चंदा साहिब को भी सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, ठीक है। नसीर जंग को कहीं ना कहीं बैक था इंग्लिश, ठीक है। और आपका अनवरुद्दीन के जो बेटे थे मोहम्मद अली, जब अनवरुद्दीन को फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे मार दिया गया तो मोहम्मद अली को जंगल में जाना पड़ा, और तो उनको भी ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सेकंड कार्नेटिक वॉर में जो विनर था, ठीक है, वो इंग्लिश थे, ठीक है। अब डुप्लेक्स को इस टाइम पे वापस बुला लिया गया था। याद रखिएगा सेकंड कार्नेटिक वॉर शुरू होने वक्त जो गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स से, बट खत्म होते वक्त जो ट्रीटी साइंड हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, वो गोदेगोही फ्रेंच गवर्नर थे, ओके। तो याद रखिएगा कि फ्रेंच गवर्नर जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था उस टाइम पे कौन थे, और ख़त्म होते वक्त कौन थे, ठीक है। अब यही चीज़ है कि देखिए जो मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी वॉर की हैदराबाद के जो निज़ाम थे, नसीर जंग को बनाना था तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं उनको बैक कर रहे थे। एरकॉट में आप मोहम्मद अली को उनको नवाब बनाना था तो उनको ब्रिटिशर्स कर रहे थे। फ्रेंच आपको पता है चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग बताया, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, ओके। तो ये चीज़ें हैं, प्रॉक्सी वॉर चल रहा था हैदराबाद और एरकॉट के बीच में। एरकॉट में बता चुका हूँ ये कार्नेटिक का कैपिटल था, ओके। थर्ड कार्नेटिक वॉर बात करते हैं तो 7 ईयर वॉर्स बता चुका हूँ, ठीक है। अब एम्बिशंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर
इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव जो भी ये ट्रेड वगैरह बढ़ाना चाहता था, तो उसने चंदेरी नगर जो बंगाल में था, फ्रेंच की टेरिटरी, सॉरी फ्रेंच का वो फोर्ट था, वो कहीं ना कहीं सीज कर लिया था। ठीक है। अब इसके रिटेलिएशन में फ्रेंच भी रिटेलिएट करते हैं और सेंट डेविड फोर्ट, याद रखिएगा ये पौंडीचेरी में, ये हो सकते हैं क्वेश्चंस आ जाए कि सेंट फोर्ट कहाँ था। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो सेंट फोर्ट ये पौंडीचेरी में था और ये इंग्लिश फोर्ट था, याद रखिएगा। और इसको सब्जुगेट कर लिया था फ्रेंच ने, सीज कर लिया था फ्रेंच ने, इसलिए क्योंकि चंदेरी नगर का फोर्ट था वो ब्रिटिशर्स ने सीज कर लिया था। तो वही टिट फॉर टैट चल रहा है कि तू मेरी टेरिटरी सब्जुगेट करेगा तो मैं तेरी टेरिटरी करूँगा। अब अल्टीमेटली एक फाइट होगा, और देखिए ये 1760 के आसपास के टाइम है, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है। तो अब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स थे उनके पीछे। तो बैटल ऑफ वांदीवास हुआ 1760 में, और उसी टाइम पे फ्रेंच हार चुका था। ठीक है। और बट यही है कि 1760 में ही ये जो इंडिया में कार्नेटिक वॉर चल रहा था वो कुछ हद तक रिजल्ट आ चुका था कि कौन विनर है कौन लूजर। बट अल्टीमेटली ट्रीटी 1763 में होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्योंकि 7 ईयर वॉर्स उसी टाइम पे खत्म हुआ था। ओके। जब ये ट्रीटी साइन हुई, काउंट द लेली ये फ्रेंच गवर्नर थे और रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश की साइड से थे, याद रखिएगा। ये भी किसी स्टेटमेंट में आ जाए तो आप उसको कर सकें। चलिए, तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा कार्नेटिक वॉर। ठीक है। तो कार्नेटिक वॉर का अगर आप रीज़न देखेंगे, मतलब आफ्टर मैथ देखेंगे, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो उसमें जो पूरी तरीके से जो विनर था या फिर लॉस उस लेवल पे नहीं हुआ, वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। फ्रेंच को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जो भी उनके एम्बिशंस की वजह से पता चले जो था वो भी नहीं रहा। ओके। बहुत लिमिटेड उनका एक जो पावर था, ये एक रूल था, एक सर्टेन एरिया तक ही लिमिटेड रहा। ठीक है। तो फ्रेंच जो टेरिटरी थी सारे प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया गया। ओके। साथ में कोई स्टैंडिंग आर्मी अलाउ नहीं थी, फ्रेंच को कोई भी स्टैंडिंग आर्मी रखने का परमिशन नहीं दिया गया, वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। देखिए फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन से ये चीज़ हो सकती है कि जो फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम या फिर एक अप्रीहेंशन था अंग्रेजों को कि अगर हम फोर्टिफिकेशन करने का अलाउ दे देंगे तो फिर होके कल होके जब ये थोड़े पावरफुल होंगे, इकोनॉमिकल थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर कहीं ये हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो पहले से ही इनको वीक रखो। ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन अलाउ नहीं दिया गया। ठीक है। फ्रेंच जो भी एरिया था बहुत कन्फाइन कर दिया गया, और वो एरिया में पौंडीचेरी, यनम, करैकाल, ठीक है, कराईकाल, याद रखिए कराईकाल और पौंडीचेरी मद्रास में है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में और में केरला में पड़ता है। ठीक है। प्लस में जो एलिमिनेट कर दिया जो भी इनके कंटेंटर थे, हमने देख लिया पोर्तुगीज एक सर्टन एरिया पे डिफाइंड है, गोवा दमन दीव देख लिया, डच जा चुके हैं। अब इनको भी जो फ्रेंच को, तो इनको भी कहीं ना कहीं आप देखिए जो इंडिया में उनका एक प्लान था कि ठीक है हम एक्सपेंड करेंगे, अपनी पावर बढ़ाएंगे, कॉलोनीज बढ़ाएंगे। तो जो कंटेंडर था जो फ्रेंच, उसको भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर चुके थे। और अगर ये एलिमिनेट हो चुका है तो आपको पता है ये 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो मराठा वैसे ही जा चुके थे। मुगल्स एम्पायर, लेटर मुगल्स उतने इफेक्टिव थे नहीं, पावरफुल थे नहीं, इंटरनल डिसेंशन बहुत ज़्यादा था। तो अब इमर्जिंग पावर को इंडिया में था तो वो ब्रिटिशर्स थे। और साथ में इसने ये भी एक रास्ता थे कि अब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडिया में अब वो रूल कर सकते हैं, कॉलोनीज बना सकते हैं, अपने टर्म्स कंडीशन जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन पर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब सारी चीज़ें ये आती हैं कि ब्रिटिशर्स क्यों जीते, और ठीक है, और क्यों फ्रेंच हारा। ठीक है। या फिर इसके पीछे क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ भी है एक मेंस में कि रॉबर्ट क्लाइव क्यों सक्सेस हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इन सब पॉइंट्स में मिल जाएगा। ठीक है। इन पॉइंट्स की मदद से आप लिख सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स जीतने का जो रीज़न था, पहली चीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर था, ब्यूरोक्रेसी इतनी नहीं थी। सपोज दैट अगर कोई वॉर करनी है या कोई भी एक्शन लेना है तो सिर्फ एक लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना होता था और वो अपना काम शुरू कर देते थे। बट वही फ्रेंच में देखे तो प्रॉपर एक हायरार्की थी कि आप यहाँ से परमिशन लाएंगे, बहुत सारा डिटेल देना होता था कैसे क्या ये वो। ठीक है। तो एक हैक्टिक प्रोसेस हो जाता था। दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग नेवी, आप देखें तो नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फ्रेंच की भी नेवी स्ट्रॉन्ग थी, बट उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, हमने देखा कि उनकी अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, चाहे मद्रास हो, बॉम्बे हो,
या फिर कैलकाटा हो, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये अलग अलग फ्रंट पे खोलना, ठीक है। अब देखिए अलग अलग फ्रंट से, अब जैसे आप आज के टाइम पे देखिए इंडिया का, ठीक है, जो चाइना और इंडिया का एक राइवलरीज का रीज़न क्या है कि हमारा काफ़ी हद तक बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आर्मी है प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़े एरिया पे हमें तैनात रहना होता है। हमें नहीं पता है कि वो कहाँ से अटैक कर सकते हैं, मतलब जो भी बॉर्डर शेयरिंग है। प्लस में आप देखिए कि वो अब इंडियन ओशन भी कैप्चर करना चाहते हैं जो चाइनीज़ हैं, ठीक है, जो चाइना वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कि फ्रंट जितना बड़ा होगा आपको उतनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। एनर्जी इन टर्म्स की आपकी जो भी आर्मी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगने वाली है। अब आर्मी देखो फाइट कर रही है तो जो लॉजिस्टिक्स हैं, ठीक है, फूड है, मेडिसिन हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ओके। और प्लस में जो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ब्रिटिशर्स ये कहीं ना कहीं ये फ्रंट्स पे लड़ सकते थे। अगर ये एक जगह से इनको रेनफोर्समेंट मंगवानी है फ्रेंड्स को, तो शायद वो आप देखिए मॉरिशस वगैरह में जो उनका एक कॉलोनी था तो वहाँ से मिलता था, बट ब्रिटिशर्स को उनके कंपेयर थोड़ा ज़्यादा मिला करता था। वो बॉम्बे से मंगवा सकते थे, कैलकाटा से मंगवा सकते थे, या फिर मतलब बंगाल से मंगा सकते थे, और आपका मद्रास से मंगा सकते थे, ठीक है। चौथी चीज़ कि रिलेटिवली जो उनके जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, आप देखें तो ऐसा माना कि आप देखिए जो जीत गया सहरा उसी के सर पे बनता है, ठीक है। तो इंग्लिश जीते थे तो रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा माना गया कि बहुत कॉम्पिटेंट थे, ठीक है। अब देखो बैटल ऑफ प्लासी और उससे पहले भी कई सारे बैटल्स में रॉबर्ट क्लाइव का एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आया। चौथी चीज़ देखिए जो इंडियन का जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझा था, ठीक है। कि एक डिटेल में चीज़ों को समझना कि एक्चुअली लोकल रूलर्स को आप कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, ऐसे क्या टर्म्स कंडीशन है जो आपके फेवर में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कब क्या एक्शन लेना है, कब ट्रीटी करनी है, कब वॉर करनी है, ठीक है। तो ये फ्रेंच के कंपेयर जो ब्रिटिशर्स थे उनको थोड़ा अच्छा समझता। प्राइवेट कंपनी होना, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट थी और जो फ्रेंच भी थी, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट्स का बहुत इंटरफेरेंस था, जैसे मैंने बताने की कोशिश की। बट जो ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बहुत कम थी क्राउन के लिए, ठीक है। डुप्लेक्स वॉज अ ओवर एम्बिशियस, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है, मैं बैटल ऑफ प्लासी आपको फर्दर वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी से हुआ क्या है, जो बंगाल कहीं ना कहीं उनके अंदर आ चुका था, वहाँ का जो नवाब था पपेट था। तो जो फाइनेंशियली सपोर्ट थी, ठीक है, वो बहुत ब्रिटिशर्स को मिला करती थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वॉर होगा तो बहुत लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है, आर्मी पे कॉस्ट लगता है, वेपन्स पे लगता है। तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू वहाँ से आ रही थी, बट फ्रेंच के केस में शायद ये चीज़ें नहीं थी, या फिर बहुत कम थी, जिसकी वजह से वॉर लड़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। और जैसे मैं बता चुका हूँ उनके तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो ये सारे रीजंस हैं, और यही सारे फैक्टर्स फ्रेंच के मतलब फ्रेंच के हारने का रीज़न था, जिसकी वजह से फ्रेंच के पास नहीं था और ये ब्रिटिशर्स के पास था, ओके। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपको सजेशन हो तो आप ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ओके। और ये जो पीडीएफ है मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।